ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ नीरा यूनिवर्सिटी में नीरा अध्यात्मपीठ में हम ऐसा मेरी बिलीफ थी कि हम बड़ों के लिए शिविर रखेंगे, बड़ों को मेडिटेशन सिखाएंगे, जो हमें करना है वो हम बड़ों के लिए करेंगे। तो बच्चों के लिए हम पेरेंट्स को ही जिम्मेदार समझते हैं, तो हम पेरेंट्स को ही जो करवाएंगे तो उससे उनके बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चों के अंदर वो वाइब्रेशंस जाएंगे। लेकिन जब यहाँ मुझे पता चला कि गर्भ संस्कार का यहाँ पर इतना अच्छा शिविर हो रहा है, तो जब मैं यहाँ आई और मैंने शिविर अटेंड किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जैसे जैसे मैंने अटेंड किया वैसे वैसे मैं और मुझे मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई। मेरे अंदर की जो पहले की बिलीफ थी कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चे सुधर नहीं सकते हैं, बच्चों को सुधारना है तो सिर्फ पेरेंट्स का ही काम है और कुछ नहीं हो सकता है, तो इस तरह की मेरी जो बिलीफ थी उसमें से मैं बाहर आई। मेरी जो पहले की धारणाएं थी, जो मुझे लग रहा था कि बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अभी जो पेरेंट्स है उनका मॉडर्नाइजेशन हो गया है आज के दिन का, तो उसमें से हम बाहर नहीं आ सकते, कोई रास्ता नहीं है। तो जब मैं यहाँ आई और मैंने गुरुकुल में गुरुजी के साथ ये शिविर में आप लोगों के सभी के साथ, पूरे संघ के साथ ये 3 दिन मैंने अटेंड किया शिविर, तो मुझे आज के दिन में अभी कॉन्फिडेंस आया कि हम गर्भ संस्कार करवाते थे कपल को, लेकिन हम इतनी बारीकी से नहीं करवाते थे, इतनी शास्त्रार्थ पद्धति से नहीं करवाते थे जो यहाँ करवाया जाता है। और यहाँ सिर्फ बातें नहीं हो रही है, थियोरी तो है यहाँ हम हॉल में बैठे हैं तो, लेकिन बाहर जब हमें समय समय पे भोजन दिया जाता है, समय समय पे हम बच्चों के साथ रहते हैं, तो मैंने सिटी के बच्चे देखे हैं, अमेरिका के बच्चे देखे हैं, फॉरेन के बच्चे देखे हैं, इतनी फिल्में देखी हैं हम सभी ने। तो जो बच्चों के यहाँ के बच्चों के, गुरुकुल के बच्चों के जो संस्कार है, वो संस्कार हमारे अंदर भी नहीं है। आज के दिन हमें भी पछतावा होता है कि हम जब छोटे थे तभी हमें ऐसा गुरुकुल मिलता तो हमारे भी ऐसे संस्कार पढ़ते थे। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर पहुँचाया जाए। थैंक यू। कोई और कहना चाहेगा कुछ? वैसे तो मैं ये जो पोषण संस्कार है, आयुर्वेद है, वो सब बारे में पिछले 4 सालों से रिसर्च है, और हमारी जो पहली संतान है वो इसी के जरिए से आई है। तो और मुझे जानना था इसके बारे में, मगर एक मेन डिफरेंस यहाँ मैंने ये देखा कि अभी तक जो मैंने ज्ञान लिया वो यूट्यूब से लिया, मतलब मेहुल भाई का है और दूसरे बहुत स्पीकर्स है, उससे सुन के मैंने सुना है। मतलब हम जब यहाँ आते हैं तो इंटरेक्टिव होता है, यूट्यूब में वन वे होता है, तो हमें जब सुनना ही है। जब हम यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि हमको क्या क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर आ रहा है, तो इंटरेक्टिव होता है तो ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो एक मेन डिफरेंस हमने ये देखा, और उसके बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में मुझे ज़्यादा जानना था, इसलिए हमने अटेंड शिविर किया। और जो भी अब तक का कन्फ्यूजन था, क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे रोज बरोज के जीवन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहते, उसका आंसर नहीं मिलता, तो वो बहुत सारे आंसर यहाँ मिल गए और उसके मैं सेटिस्फाई हूँ। धन्यवाद। मैं कमांडेंट बीएसएफ हूँ और मैं पूरे देश में घूमता हूँ, देखता हूँ, आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिलता है। विवेकानंद ने जो कहा था कि मुझे 100 नचिकेता दीजिए और मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा, विवेकानंद का संयोग से काफी अध्ययन हुआ और मैं इस बात से लेके बिल्कुल संतुष्ट था कि वास्तव में विश्व को बदला जाना चाहिए, लेकिन उसकी एक ही पद्धति है, जो पद्धति विवेकानंद ने और स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में कही। मैं निराश होने लगा था अपने भारत की स्थिति देख के, चाहे वो त्रिपुरा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, चाहे जहां भी मैं पोस्टेड हूँ, जैसलमेर है। यहाँ पर आकर मुझे ऐसी आशा जगी कि अब शायद 100 नचिकेताओं का जन्म का वक्त आ गया है। आपको मेरी धर्मपत्नी बीना शर्मा राजस्थान गवर्नमेंट में कर अधिकारी हैं, योग साधिका भी हैं, योग पे कुछ किताबें भी लिखी हैं
और इन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि वो खुद इसमें काम कर रही हैं, इन्होंने मुझे छुट्टी लेने के लिए कहा। आप जानते हैं कि ऐसे काम में, जो कि देश की सीमाओं का रक्षा का संजीदा काम है, उससे छुट्टी मिलना 1, 2, 3 दिन का कितना दुष्कर काम है। मैंने छुट्टी ली 3 दिन की और मैं यहाँ पर आया हूँ। कल मेरी छुट्टी समाप्त हो रही है। यहाँ का तो मेरा क्योंकि अनुभव नहीं हो पाया, मैं यहाँ रह नहीं पाया अपनी स्वयं की दूसरे कुछ सुरक्षा कारणों से, कैसे तो पास में ही रुका हूँ सीजन। तो अब इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये लिटरेचर और आप सब लोगों ने जो ये लिया है, और इसी से मैंने एक बीच में प्रश्न भी लिखा था कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो प्रसूताओं को मैंने ऐसे वहां जब बर्फ गिरती थी रास्ते बंद हो जाते हैं, और मुझे कहना पड़ता था कि जितनी भी प्रसूताएं हैं उन सबको यहाँ से जो है एवाक्यूएट पहले ही कर दो, बर्फ गिर जाएगी तो हम इनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन 1-2 स्त्रियां वहां रह गई थी, मुझे उनको हेक्टर से निकालना पड़ा। आज भी मुझे इस बात का अफसोस होता है कि वो बच्चा जो है आधा गर्भ में था, आधा बाहर था। हेक्टर को किसी तरह से बुलाया गया, वो हेक्टर आया, मैं उसमें खुद बैठ के गया और रास्ते पर उस हेलीकॉप्टर में मैं उस लेडी को देखता रहा कि ये वहां तक श्रीनगर पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। बाद में मैंने पता लगाया तो पता लगा कि डॉक्टरों ने उसको काट के वहां से उसे निकाला। तब फिर मैंने उनको कहा कि अगर ऐसे में जो ग्राम वैद्य जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में या दूसरे क्षेत्रों में अगर हम यहाँ से इस संस्था से तैयार करके वहां पर उनको 1-1 महीने का कैंप लगाया जाए, तो जो हमारे पास में बॉर्डर डेवलपमेंट पॉपुलेशन का कुछ फंड होता है, करीब 1 करोड़ रुपए हर साल, उसमें से कुछ भारत सरकार को, दिल्ली हेडक्वार्टर को आपके द्वारा, क्योंकि आप वो वैधानिक और वो अधिकारी संस्था है कि जिनसे संपर्क किया जा सकता है। तो मैं बहुत ही, मुझे संतोष हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा है, खुशी है कि हमारी जो संतान होगी, मैं तो उसके अभी से कल्पना कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से आमंत्रित करता हूँ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका आप कुछ गुरु जी के विचार को कहेंगे, कुछ अपने केंद्र करेंगे वहाँ जाकर, और इतना जो बताया उसका कारण जो गुरु जी की तपस्या है उसके पीछे हम केवल एक निमित्त है, तो वहीं पर हम जाकर उसको ध्यान से हम जो सीख कर रहे हैं उसको सिखाएंगे और अपने जीवन में उसको उपयोग करेंगे। तो बहुत उसका हर एक बात का अनुभव, जैसे डॉक्टर साहब जैसे ही 80-100 लोग यहाँ पर डॉक्टर के रूप में भी जुड़े हैं, लेकिन ये संस्था एक निस्वार्थ काम को ही आगे बढ़ाकर अनेक मनुष्यों तक पहुँचना चाहती है। तो उसमें मेरी जो भूमिका है वो मैं करता हूँ। केवल हमारा एक ही रहा है कि मैं कर्ज चुका पाया तो समझूंगा अंश चुकाया। यदि मैं कर्ज चुका पाया कुछ भी जो गुरु जी से लिया है तो मैं ऐसा ही समझूंगा कि मुझे अंश ही मैंने अभी चुकाया है। तो ये शिविरों का यही महत्व होता है। तो आप अगली शिविर में जो आचार्य निर्माण शिविर है जो उसकी विविक्स है, तो इसमें जिसको इसमें रुचि है शिक्षा के विषय में थोड़ा समय निकाल कर आए, दूसरों को भी बताए, और जो रुकने वाले हैं लोग वो मुझे दोपहर के बाद मिल सकते हैं। आज समय पूरे दिन का जो लोग जाने वाले हैं वो प्रस्थान के लिए अश्विन भाई को बता दें, और कोई भी माहिती चाहिए तो मंथन भाई का एक नंबर में आप बाहर जाकर शायद लिख ले या अभी ही वो ले ले तो कैसे रहेगा? अभी मैं बोलूँ या फिर आप अभी लिख सकते हैं? तो मुझे लेना पड़ेगा उसका नंबर। एक किसी को बुला लो ना, एक उसको लिखाई है। बोलो। हाँ बोलो, कोई गुरुजी जरा स्वर्ण प्राशन के बारे में 5 मिनट बोल दीजिए। जो कोई केंद्र समय हो गया है, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि सुवर्ण प्राशन बालकों के लिए एक अमृततुल्य औषधि है। प्रारूप पूर्व में ऐसा है, गुरुजी ने 1970 में ये चालू किया था। तो 38 प्रकार के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए सुवर्ण प्राशन के ऊपर। गुरुजी ने जब घर छोड़कर उस तरफ गए हिमालय की तरफ, तभी उसमें रास्ते की बातें हैं तो उसमें बहुत सारी बातें उसको अनुभव हुए। उसके बाद उन्होंने एक जो बच्चे को मरते हुए देखा बनारस में, जो रोग था उसका, तो मंथन भाई का नंबर आप क्या पीते होंगे? जो नया है ना, इसमें से जो नया नंबर है ना हमारी संस्था का 96645 8 वाला होगा शायद 63 वाला। उसमें होगा, लाइए। तो सुवर्ण प्राशन की बात है तो
इसमें तो इसमें ऐसा हुआ कि गुरुजी ने वो 1970 में ये पूरी इवेंट शुरू की। तो बहुत बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि उसको जैसे कि वो बार बार बीमार पड़ते थे, मर जाते थे, तो बहुत उससे अटक गया। तो गुरुजी ने वास्तव में उसका महत्व पहचान लिया था, लेकिन उसका प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने एक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी मात्राएं निश्चित की कि किस मात्रा में किस तरह की अभी के बच्चों की स्थिति पर कैसे देना चाहिए। 38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट के बाद एक रूप निश्चित हुआ कि इस तरह से देंगे तो ठीक रिजल्ट है। तब तक गुरुजी का काम शायद 101 गाँव तक 50 से 100 गाँवों तक पहुंच गया था और वो लोग दे रहे थे तब तक। उसके बाद हम गए तो पूरे 10 साल तक जो गुरुजी मौन रहे, उसमें वो प्रकल्प को केवल उतने ही गांवों तक सीमित रहा, उसका 100-150 गांवों तक, और वहां पर वो लोग लोकल लेवल पर करवाते थे। उसके बाद गुरुजी ने दिया वो गुरुकुल व्यवस्था को था। गुरुकुल व्यवस्था के बारे में उन्होंने प्रवचन किए, पढ़ाना शुरू मतलब पहले से था लेकिन फिर से वापस किया, तो हम लोग जुड़े। उसके बाद से लेकर अभी तक का मतलब गुरुजी का जो एक्सपीरियंस रहा वो 1990 तक, उससे 30 साल तब तक उसका प्रचार इतना नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी दूसरे कामों में बहुत थे। तो वो 100 गाँव में होता था, 100-150 गाँव में, वाराणसी के आसपास के जो इलाका था वाराणसी में था वहां होता था। फिर उसको 2009 से यहाँ पर गुजरात में प्रचार चालू हुआ, जो हम पढ़ कर आए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2-4 स्थान पर, नेपाल पर शुरू हुआ। उसके बाद हमने उसका मीडिया का उपयोग करके 2014 से लेकर अब तक 700 केंद्र तक हम पहुंचे। जो प्रॉपर केंद्र है उसको ही हम प्रमोट करते हैं और उसी को रजिस्टर करते हैं। इस्कॉन मंदिर से लेकर सारी संस्थाएं, विवेकानंद केंद्र से लेकर बहुत सारी संस्थाएं जुड़े सुवर्ण प्राशन के प्रकल्प में। अनेक अनुभव हुए, उसके अनुभव यूट्यूब पर आएंगे भी। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो 1-2-3 डोज में ही 2-3 केंद्र में 2-3 बार बालक आया और वो बहुत ही उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले कि उसको अस्थमा में बहुत फर्क पड़ा। कोई बालक भूख मतलब खा ही नहीं रहा था, वो खाने लगा। तो बीकानेर में बहुत सारा परिणाम मिला। एक अनुभव ऐसा हुआ मेरा, जो एक कलेक्टर का बेटा था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कुरनूल के, उसको वहां पर सुवर्ण प्राशन दिलवाने की उसकी माँ आई थी, तो उन्होंने 4-5 बार दिलवाया। उसके बाद वो खुद आए कलेक्टर, गाड़ी सब लेकर प्रोटोकॉल के लिए, उसके रक्षण के लिए आते हैं, तो सब आए। तो वो रवि डर गया। उसको अगले दिन ही कलेक्टर ऑफिस से फोन आया था कि कई कलेक्टर आएंगे, क्योंकि आजकल ऐसी इवेंट होती है तो बंद कराना, उसके ऊपर क्वेरी रखना, वो सब होता है। और उन्होंने फोन किया तो मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, आप फोन करा देना, इवेंट चालू रखो, आप कोई घबराओ नहीं, हम कोई गलत नहीं, वो पकड़ने का है तो मैं बोलूंगा मैं इधर ही रहता हूँ, मुझे पकड़ कर ले जाए। कुछ भी हम गलत कर रहे हैं तो वो मैं चैलेंज देता हूँ कि वो आपको कुछ नहीं होगा, मेरा ही आप बोलो ऐसा। तो उसने तो थोड़ा बहुत सब्र किया। फिर वो आए तो उसने तो तैयारी की थी, मेरे फोन नंबर, उसको लगा गुरुजी फोन नहीं उठाएंगे शायद, क्योंकि उसको अनुभव नहीं था कि भाई गुरुजी मैंने कहा डरने जैसा कोई है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करे। तो वो समझाया। फिर वो आए और उससे इतना ही पूछा कि इससे कुछ नुकसान होता है, तो बोले कि गुरुजी से बात करवाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो मुझे फोन आया, मैं उसी समय फोन पर रहा, फोन आया तो मैंने उनको प्रेम से बोला कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं थोड़ी ही बात आपको कहूँगा। तो आपने कभी पोलियो का वैक्सीन दिया है बच्चे को? हाँ बोले दिया है। तो वो व्यक्ति किसने दिया उसको पोलियो? वो बोले गवर्नमेंट के हिसाब से कोई इस पर आते हैं कार्यकर्ता, वो दे जाते हैं। तो आपने कभी उनको पूछा है? बोले नहीं पूछा है। ठीक है, वो बोले उसका तो मैं जानता था। मैंने कहा वो बात में मैं नहीं पढ़ूंगा, आप कितना जानते, लेकिन एक बात है, वो ड्रॉप जो देता है वो आपके सामने ले सकता है। आप बोलो कि ये जीवन की 2 बूंद आप ले लो, तो वो ले सकता है 2 बूंद। तो जब भी गुरुजी बताते थे कि कोई बुद्धिमान को यदि कल करना है तो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न कर दो, तो ये सिस्टम हैंग हो जाएगी। तो जो सोच कर आता है ना वो कभी नहीं, वो पूरे प्लानिंग के साथ आता है, लेकिन ऐसा आप जवाब दो कि वो सिस्टम हैंग हो जाए। गुरुजी पेट्रोल भरवाने जाते थे तो एक पेट्रोल में 400 रुपया लिखा और 500 का पेट्रोल हमने बोला, 500 का पेट्रोल, और गुरुजी पास में और मैं भी बैठा था। तो वो 500 का पेट्रोल बता, उसने 400 रुपये किया, वो स्टॉप करके 0 कर दिया, बोले हो गया। अब हमने देख लिया वो 400 का ही भरा है इसमें, तो अब उसका झगड़ा हो सकता था, प्रूव ही नहीं होगा। तो
उसको तो लगा कुछ अभी होगा तो मैं समझा दूंगा कि नहीं 500 का ही है। तो गुरुजी उतरे, 100 रुपए की नोट उसको दी, उसको बताया कि हमको 500 का पेट्रोल चाहिए, गांव पे जाना है तो गाड़ी वापस तब आ सकती है, आपको 100 चाहिए तो आप ले लो, क्या था। तो उसकी ये हो गई सिस्टम कि मैं 100 खा रहा हूँ, वो मुझे दे रहा है 100 रुपया, या आपको 100 रुपया चाहिए तो ले लो अधिक से, मुझे पेट्रोल 500 का चाहिए। तो वो अनएक्सपेक्टेड था, तो बोले कि बैठिए, और करके वो 100 रुपए का पेट्रोल डालकर वो उसको जाने दिया। तो हमने बताया, हमने केवल इतना बताया कि आपने कभी जीवन की 2 बूंद उसको बताया कि वो लेकर देखे। बोले मैंने कहा आप आइए ऐसे, आपको ऐसा पूछना चाहिए, मैं तो आपको बहुत गौरवपूर्ण नजर से देखता हूँ, बहुत बुद्धिमान है आप, तब तो वहां तक पहुंचते हैं। तो मैं तो एक गुरुकुल सामान्य से आया हूँ, सामान्य एक झोपड़ी जैसा गुरुकुल है उससे, तो आप तो पूछते होंगे कि वो कभी लेते हैं 2 बूंद? नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते हैं? तो वो बात। अब मैं कहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम इतना बता सकते कि रवि को फोन दो, रवि उसकी आधी बोतल पी जाएगा, बराबर। वो अभी आपको सामने पी कर दिखाएगा। तो उसने बोला नहीं, अब मैं सब समझ गया। फिर जो उसने बताया ना, उसने बताया कि मेरी बेटी में बहुत फायदा हुआ है, इससे नुकसान नहीं है ना, वही मुझे जानना था। तो मैंने कहा वो तो आप अभी इतनी बात में समझ गए, वो रवि को दो, रवि आधी बोतल पी जाएगा, आपके सामने है, उसको आधी बोतल पीने को कहो, पी जाएगा और फिर जिंदा रहेगा, कल आपको मिलेगा वापस। ऐसा नहीं है कि वो बलिदान दे देगा, वो जिंदा रहकर कल आपके सामने ऐसे ही प्रेजेंट आएगा। वो बोले अब पूछते। फिर दूसरे कैंप में वो सामान्य ड्रेस में, वो अपने मतलब उसके काफिले के बिना वो सुवर्ण प्राशन देने के लिए आए, और उनकी हमने फोटो निकाली, वो आज है सुवर्ण प्राशन पोस्टर है, उसमें हमने लगाई है। वो हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है वो व्यक्ति, क्योंकि इधर भी कलेक्टर आते हैं विजिट में, राजकोट के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो 2 बार इस परिसर में आ गए हैं, एक भी फोटो हमने नहीं निकाला है उसका। चाहे मुख्यमंत्री भी कल आ जाएंगे, उसके गुरुकुल की बिल्कुल गौरव नहीं है। उन्होंने भी ऐसा बताया कि मैं पेरेंट्स के रूप में आ रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए मार्गदर्शन चाहिए। तो किशोर भाई अपनी गाड़ी से उसको राजकोट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इधर लाए थे, 1 घंटा 2 घंटा बैठा, सभी लोगों ने बताया कि फोटो ले ले जल्दी। मैंने कोई बात नहीं, तो मैं ये नहीं सिस्टम के अनुसार उसको नहीं, लेकिन सुवर्ण प्राशन के लिए हमने प्रमोशन उसको किया है, वो प्रमोट। ऐसे बहुत अधिकारियों के जो अधिकारी के रूप में और सुवर्ण प्राशन दे रहे, ऐसे बहुत अनुभव हुए हैं। कार्यकर्ता को वहां पर एक सम्मान मिला है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हुई लेकिन ये सेवा देने में निष्फल हुई। गुरुजी ने केवल हमको एक कार्य को सौंपकर ये सिस्टम बनाने में गुरुजी का ये कार्य सफल रहा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत चाहा कि वो कार्य टिकेगा जब, तब मेरी अनासक्ति रहेगी। मैं इसमें से कुछ नहीं चाहूंगा ना, तो ये टिकेगा लंबा। और ये आज 50वां साल है सुवर्ण प्राशन की, सुवर्ण जयंती है इस साल। गुरुजी ने शुरू करके अब तक हम 700 तक ही पहुंचे हैं, प्रॉपर केंद्रों तक, और 18 राज्यों तक हम पहुंच पाए हैं। वो निःशुल्क रूप में देते हैं सुवर्ण प्राशन केंद्र। गुरुजी के जो ट्रस्ट में मुख्य ट्रस्टी है उसके और दूसरे धनिक लोग हैं, वो अपनी शक्ति लगाकर ये सुवर्ण प्राशन का प्रकल्प और अधिक जगह पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये गुरुजी का ये संस्कार है वो अंत तक मनुष्यों तक पहुंच जाए। तो समाज को भी हम साधारणता से नहीं करते, साधारणता से, लेकिन ये ऐसे लोगों के सहयोग से ये प्रकल्प पहुंच रहा है। इतना ही। अगली बार सुवर्ण प्राशन के बारे में तो हम अधिक जानेंगे ही, लेकिन ये अलग प्रकल्प और भी है, उससे जानते रहेंगे। अभी समय हो गया है, तो पूर्ण मैं मंथन भाई का नंबर आपको दे देता हूँ, और बाकी की बातें हैं वो आप मुझे पूछ सकते हैं सीधा। ऐसे किया था पर ऐसे अच्छा आ रहा है, इंडिविजुअल है ना, यूट्यूब में अच्छा नहीं रहेगा ना, यूट्यूब में अच्छा। ऐसे किया 63 524 83012 012। मैं फिर से बोलता हूँ, चेक कर लीजिए एक बार। 63 52 48 3012। मंथन भाई, कुछ भी है उसको वस्तु के बारे में पूछना है या इसके, तो सीधा इसको पूछ सकते हैं। गुरुकुल के बारे में पूछना है, अश्विन भाई को पूछ सकते हैं। विशेष प्रश्न रहे कोई तो मुझे पूछ सकते हैं सीधा, बराबर है। कोई भी प्रश्न रहे विशेष रूप से आपको लगता है कि ये कोई विशेष प्रश्न है मेरे सामने, तो मुझे पूछ सकते हैं। रात को 9 से 10 के बीच में
बच्चों के एडमिशन के बारे में वगैरह पूछना है तो अश्विन भाई को पूछ सकते हैं, कब आना है जाने उसको पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछना है मंथन भाई को पूछ सकते हैं या अश्विन भाई को पूछ सकते हैं। विशेष ऐसा कुछ रहा आपको लगा कि नहीं मुझे पूछना है तो मुझे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था है यहाँ की, तो इस तरह से ये नंबर है। और अगली बार हम फिर आएंगे तो अगले आचार्य निर्माण के शिविर में कुछ बातें करेंगे। मैं भी ऐसे मेरे ओर से भी आपको कहता हूँ कि मुझे भी अच्छा लगा आपके जैसे ज्ञान के जिज्ञासु यहाँ पर आए, तो मैं मेरे ज्ञान कुछ में मुझे देने का अवसर मिला। तो गुरु जी का जो प्रसादी थी वो मैंने थोड़ी अपने शक्ति से अनुसार मैंने आपको दिया। उसमें से कभी किसी को गलत लगा हो तो पर्सन अप्रोच के रूप में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, नहीं मेरा किसी के कोई द्वेष है। जो एक व्यवस्था है उसके हिसाब से मैंने कुछ कहा हो तो कोई पर्सनली उसको न ले, कोई भी बात।